अब हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस और री इंजीनियरिंग की। ध्यान रखिएगा कि जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में जाना, अलग अलग एसडीएलसीज के बारे में जाना, उसमें आप शुरुआत करते हैं रिक्वायरमेंट से, फिर आप डिजाइन पे आते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद आप डिजाइन पे आते हैं। डिजाइन जब अच्छे से बन जाता है तो फिर आप कोडिंग पे जाते हैं, फिर कोडिंग जब हो जाता है फिर टेस्टिंग पे जाते हैं। अब टेस्टिंग हो गया, सब कुछ हो गया, आपने सॉफ्टवेयर दे दिया, डिप्लॉय कर दिया या पोर्ट कर दिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अब जब आपने एक्चुअली में सॉफ्टवेयर जब डिलीवर किया तब चीजें आनी शुरू होती है कि साहब इसमें ये दिक्कत है, इसको इस तरीके से कर दीजिए, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दीजिए। तो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज जो डिप्लॉयमेंट के बाद या पोर्टिंग या डिलीवरी के बाद आती है उसे हम मेंटेनेंस कहते हैं। मेंटेनेंस ये नहीं कि देने के बाद जो प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कि आपके लीगेसी सॉफ्टवेयर इतना अच्छा चल रहा हो और यूजर कहे कि हम इसको पूरी तरह डिपेंडेंट है, इसको थोड़ा सा नया बना दीजिए, चीजें सब सेम हो लेकिन इसे नया बना दीजिए, तो इसे हम मेंटेनेंस कहते हैं। तो 4 टाइप के मेन मेंटेनेंस होते हैं जिसको मैं अभी बताता हूँ, जो रेफरेंस आपकी किताब में जो दर्ज नहीं है। तो जो 4 टाइप के मेंटेनेंस हैं उसमें होता है करेक्टिव होता है, प्रिवेंटिव होता है, एडेप्टिव होता है और परफेक्टिव होता है। प्रिवेंटिव करेक्टिव तो आप समझ रहे होंगे, प्रिवेंटिव यानी कि प्रिवेंट करना, करेक्टिव यानी कि कोई चीज हो गई है तो उसे ठीक करना, और एडेप्टिव के यानी कि जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अडेप्ट करना, और परफेक्टिव माने कि जैसे मान लीजिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है या उसमें और जो चीजें हैं जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे हम परफेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, एक बार आपने सॉफ्टवेयर को रिलीज कर दिया तो क्या क्या हो सकता है? एक बार रिलीज कर दिया तो हो सकता है कुछ दिन में आपके पास बग आए, बग रिपोर्ट्स फिल्टर बैक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास आ गए, एक कुछ दिनों में आ सकते हैं। अगर वीक्स की बात करें तो कुछ ऐसे कुछ इस तरीके से यूजर हो सकते हैं जो आपको बोलेंगे कि चेंजेस सो दैट इट कैन अकोमोडेट देयर स्पेशल नीड्स। अब जब उन्होंने एक्चुअली में यूज करना शुरू किया, जब वीक्स हो गए, हफ्ते हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये इसमें अगर ये होता तो और उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर दीजिए, तो ये हो गया वीक्स में। और हो सकता है महीनों में आपके पास कुछ और कॉर्पोरेट ग्रुप आए जो बोले कि यू नो सॉफ्टवेयर जब एक बार रिलीज हो गया तब तक तो उनको समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वाकई में ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी चीजों को ये बहुत हद तक सॉल्व कर रहा है, तो वो कहें कि साहब इसमें ये सब एनहांसमेंट कर दीजिए ताकि ये हमारे लिए और बेनिफिशियल हो जाए। तो ये सारे जो काम जो मैंने प्रिवेंटिव, करेक्टिव, एडेप्टिव, परफेक्टिव बताया, उन सब में अगर हम सबको मिला दें तो उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर क्या होता है? मेंटेनेबल जैसे आप कहते हैं ड्राइवेबल कार, जो कार आराम से ड्राइव हो सकती है उसे ड्राइवेबल कार कहते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कार की सीट इतनी कम हो कि आदमी बैठे तो पैर उसका अंदर घुस ही नहीं रहा है या सीट पीछे नहीं होगी, तो वो ड्राइवेबल कार में नहीं आएगी, चाहे अंदर आपने कितनी भी अच्छी मशीनरी डाल रखी है। तो मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि एक सॉफ्टवेयर जो मेंटेन हो सके। अब एक सॉफ्टवेयर कैसे मेंटेन हो सकता है? मेंटेनेबिलिटी का मतलब क्या है? इसमें यह है कि मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर सबसे पहले आपको एक मॉड्यूलरिटी दिखाएगा, यानी अलग अलग चीजें उसमें डिफाइंड होंगी और आप हर चीज को अलग अलग तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। उसमें डिजाइन पैटर्न्स होंगे जो जिससे आप समझ सकते हैं कि ये डिजाइन क्या है, ये डिजाइन क्या है, और इसको हमने जब डिफाइन किया होगा या बनाया होगा, कंस्ट्रक्ट किया होगा, तो जो ऑलरेडी कोडिंग स्टैंडर्ड है, जो वेल डिफाइंड है या फिर कन्वेंशन से वेल डिफाइंड है, उनके हिसाब से बनाया होगा। और जिससे क्या होगा कि सोर्स कोड जो है आपका वो ऑलरेडी सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग और अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, समझ सकेंगे और उसमें खुद ही चीजें आपको दिखने लगेगी। और जितनी भी क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक हमने बात की है वो सारे इसमें लगाए गए हैं। अगर ऐसे लगाए गए हैं तो जो जो भी मेंटेनेंस प्रॉब्लम हो सकती है वो सब निकल के आ गई होंगी उसमें, इससे पहले कि सॉफ्टवेयर रिलीज किया गया है वो निकल के आ गई होंगी। दूसरा ये है कि ये उन लोगों द्वारा बनाया गया है, उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है जो जानते हैं कि हो सकता है मैं मेंटेन ना करूं, तो जो मेंटेन कर रहा है उनसे अलग हटके जो लोग बना रहे हैं, अगर उनको ये पता हो, उनको ये आभास हो कि मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं कि जो मेंटेन करने वाले उन्हें आसानी रहे, उन्हें परेशानी ना हो, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर कहते हैं। डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर का ये मदद करना चाहिए वो बंदा जो चेंज करेगा। सॉफ्टवेयर सपोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है? मेंटेनेबिलिटी के बाद सपोर्टेबिलिटी कहां से आई? जो कैपेबिलिटी है आप सॉफ्टवेयर सिस्टम को सपोर्ट कर सके उसकी लाइफ तक, यानी आपने एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया, आपकी एसडीएलसी अभी तक खत्म नहीं हुई, प्रोसेस खत्म नहीं, प्रोसेस में मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब अगर आप सपोर्ट कर सके, जो कैपेबिलिटी है आपकी सपोर्ट करने, तो इसमें क्या आता है? कोई भी जो अननेसेसरी, जो नेसेसरी या अननेसेसरी आपकी नीड या रिक्वायरमेंट उसको समझना, उसको चेंज करना या नहीं करना। इसके अलावा जो इक्विपमेंट है या सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई और एडिशनल सॉफ्टवेयर है या फैसिलिटीज है या मैन पावर है और जो अदर और जो रिसोर्सेज आते हैं जो जरूरी होंगे सॉफ्टवेयर को ऑपरेशनल और बनाने में, और दूसरा इसको इसके फंक्शंस को सेटिस्फाई करने में, फंक्शन को करने में। तो जो सॉफ्टवेयर है आपका उसमें ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि ये सपोर्ट पर्सनल को जो उसे कर रहा है, जब भी कोई डिफेक्ट आए
वो उसको समझ सके कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि डिफेक्ट तो आएंगे ही आएंगे। अगर हम सपोर्ट करना चाहें, जो सपोर्ट पर्सनल है उनका अगर एक्सेस है कि जो जो डिफेक्ट्स आए हैं, जो जो डिफेक्ट्स हुए हैं, उन वो कौन से इनकाउंटर्ड हुए हैं, कैसे, क्या कैरेक्टरिस्टिक उनकी क्या थी, क्या कॉज है, क्या क्योर है, अगर ये मिल जाए तो सपोर्टेबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। तो री इंजीनियरिंग की बात करें, री इंजीनियरिंग मतलब ये है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके पास कोई आप कार देते हैं, वो उसे कार को कुछ देर खेल के उसे तोड़ता है, तोड़ने के बाद वो उसके व्हील्स अलग कर देता है, वो उसकी मशीनरी अलग कर देता है, वो उसके एलईडीज अलग कर देता है, तो चाहता है उसे री इंजीनियर करना, यानी कि वो देखता है कि ऐसा हुआ कैसे, वो चीज कहाँ लगी थी, वो जोड़ने की कोशिश करता है, इसे कहते हैं री इंजीनियरिंग। तो री इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि कोई भी अगर री इंजीनियरिंग की बात है तो आपका सॉफ्टवेयर, आपके पास कोड है उसका, है ना, उसके पीछे जाएंगे, बैक में जाएंगे आप, और उसको बैक में जाने के बाद आपके पास कोड है, कोड से आप जाएंगे डिजाइन पे, डिजाइन से जाएंगे आप जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी उन तीनों को जगह पे जाके फिर आप दोबारा वापस आएंगे, उसे हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसे हम अभी बात करेंगे। लेकिन री इंजीनियरिंग का आप तीनों से रिलेशन है, आईटी सिस्टम से, बिजनेस प्रोसेसेस से और आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या हो सकती है? तो बिजनेस डेफिनेशन, जो बिजनेस आपके गोल्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसमें आपको कॉस्ट रिड्यूस करना है, टाइम रिड्यूस करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, या जो पर्सनल है उनका डेवलपमेंट या उनका एम्पावरमेंट करना है। अगर प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो प्रोसेसेस जो क्रिटिकल है ताकि आप जो बिजनेस की गोल है उसको अचीव करें, उन प्रोसेसेस का आइडेंटिफिकेशन करना है इस री इंजीनियरिंग में। री इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आपको वो बिजनेस प्रोसेसेस देखने हैं जिसका री इंजीनियरिंग हो सके, या मैं उसको लेके उसको और अच्छे से री इंजीनियर कर सकूं, कि मैंने टायर वायर निकाल दिए, मशीन निकाल दी, उसको इस तरीके से लगाऊं कि वो और बेनिफिशियल हो जाए यूजर के लिए। प्रोसेस इवैल्यूएशन की बात करें तो जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है वो थोरली एनालाइज्ड हैं, मेजर्ड हैं। जो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन और डिजाइन की बात करें आपने, तो ये उन जो तीन बीपीआर एक्टिविटीज हैं, जैसे यूज केसेस बनाए गए नहीं बनाए गए हर एक प्रोसेस के, जिनको हमको रीडिजाइन करना है, तो जो तीन बीपीआर की एक्टिविटीज हुई, ये जो तीन आपने बीपीआर की ना, ये वाली 1 2 3, इनको लेके और साथ में ये यूज केस को ज्वाइन करके तो प्रोसेस का स्पेसिफिकेशन और डिजाइन तक जाना है। मैंने जैसे बताया आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आपने शुरुआत कहाँ से की थी, आपने कोड से की, फिर आपको यहाँ जाना है। तो प्रोटोटाइपिंग की अगर बात करें तो जो रीडिजाइन बिजनेस प्रोसेस है वो प्रोटोटाइप करना है उसको, उससे पहले कि हम वाकई में इसको इंटीग्रेट कर सके बिजनेस में। फिर रिफाइनमेंट और इंस्टेंसिएशन की बात आती है, जो फीडबैक मिलेगा, आपने प्रोटोटाइप किया, जो फीडबैक मिलेगा प्रोटोटाइप का, जो बिजनेस प्रोसेस है उसे हम रिफाइन करते हैं, उसे रिफाइन किया जाएगा और फिर उसको इंस्टेंशिएट किया जाएगा, उससे दोबारा शुरुआत की जाएगी किसी बिजनेस सिस्टम के लिए। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का अगर हम डायग्राम से समझें तो हम क्या करते हैं, बिजनेस डेफिनेशन लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस का आइडेंटिफाई करते हैं कौन से प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन प्रोसेस को इवैल्यूएट किया जाता है, इन प्रोसेस स्पेसिफिकेशन को, इनका स्पेसिफिकेशन और डिजाइन निकाला जाता है कहाँ से, कोड से, फिर इनकी प्रोटोटाइपिंग की जाती है, फिर इस प्रोटोटाइपिंग को दोबारा रिफाइन और इंस्टेंशिएट किया जाता है, और उसके बाद अगर ये एक्सेप्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप दोबारा इसको, ये स्टेप को दोबारा करेंगे। तो बीपीआर अगर प्रिंसिपल्स देखें, बीपीआर के प्रिंसिपल जो आपने बिजनेस प्रोसेस वाली अगर बात देखें, तो सबसे पहले ये सारे जो बीपीआर प्रिंसिपल्स हैं इसमें दे ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स नॉट टास्क, यानी ये ऑर्गेनाइज होते हैं आउटकम्स के अराउंड, काम के प्रति नहीं। हैव दोज हु यूज द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस परफॉर्म द प्रोसेस, यानी कि जो उस प्रोसेस के आउटपुट को यूज करने वाले हैं वो परफॉर्म करें उस प्रोसेस को, तो ज्यादा बेहतर है। आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्क जो इसको इनकॉर्पोरेट करें रियल वर्क से, जो एक्चुअली में रॉ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। जो ज्योग्राफिकली डिस्पर्स रिसोर्सेज हैं, इसको इस तरीके से ट्रीट करिए कि जैसे वो एकदम सेंट्रलाइज है। और जो पैरेलल एक्टिविटीज हैं, लिंक पैरेलल एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटेड रियल रिजल्ट, यानी कि आप इन पैरेलल एक्टिविटी को जब भी वो डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो उसको इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू द रिजल्ट, उनके रिजल्ट के हिसाब से। और जो डिसीजन पॉइंट है, जब भी आपका ये काम हो रहा है, वर्क परफॉर्म हो रहा है, तो जो कंट्रोल है वो आप प्रोसेस में लेके आइए, कैप्चर करिए डेटा को एक बार सोर्स पे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अगर हम दोबारा देखें, जब आपके पास मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आपके पास कोड है, कोड से आप डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन से आप स्पेसिफिकेशन में जाएंगे, ओके, ये फिजिबिलिटी एनालिसिस इसको नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि हम जब रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद या रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में जाते हैं, जिसे हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कह रहे हैं। ये फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है आपका। तो आप डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चर, पहले तो आप देखिए इसमें क्या क्या चीज हो रही है, इन्वेंटरी एनालिसिस है, आपका डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग है, आपके रिवर्स इंजीनियरिंग है, कोड रिस्ट्रक्चरिंग है, डेटा रिस्ट्रक्चरिंग है, ये सारी चीजें आपकी हो रही है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी में सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने इन्वेंटरी एनालिसिस की बात की। इन्वेंटरी एनालिसिस में आपको बिल्ड करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें क्या होगा, दैट कंटेन्स ऑल एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन होंगे, एक क्राइटेरिया आपको बनाना पड़ेगा, नाम होगा, ईयर होगा, कितने चेंजेस हो गए,
कितना एफर्ट आपने यू ऑलरेडी अप्लाइड उसको चेंज करने में, कितना लास्ट कौन सा बड़ा चेंज हुआ है, कितना एफर्ट लगा उस चेंज करने में, और सिस्टम जिसमें ये आपका एक्चुअल में रिसाइड करता है, और एप्लीकेशन जिसके साथ ये इंटरफेसिंग करता है। फिर हम इन सबको एनालाइज करने के बाद प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है इनमें इन्वेंटरी एनालिसिस में, क्योंकि हमने टेबल बनाया उसके बाद ये सब चीजें देखी, और उसके बाद हम इनको एनालाइज करके देखेंगे कि कौन सा है जो कैंडिडेट इसको हम री इंजीनियर करेंगे। तो डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चरिंग, कोई भी लेगेसी सिस्टम है उसमें जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में बड़े वीक होते हैं, लेकिन क्या करें इसके लिए, आपके पास ऑप्शन है। या तो आप ये देखें कि डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत समय लेता है तो इसको ना करें, डॉक्यूमेंटेशन जो अपडेट होने हैं लेकिन हमारे पास लिमिटेड सोर्स है, और बिजनेस आपका क्रिटिकल है और आपको डॉक्यूमेंटेशन भी फुली पूरा करना है, तो ये सब आपके पास ऑप्शंस है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करें तो जैसे मैंने कहा आपका सोर्स कोड है वो अच्छा कोड नहीं है, डर्टी सोर्स कोड इसको कहा जाता है। इस कोड को रिस्ट्रक्चर करेंगे, थोड़ा सा क्लीन करेंगे इस सोर्स कोड को, फिर हम कोशिश करेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन को एक्सट्रैक्ट करें, जैसे प्रोसेसिंग है, इंटरफेस है, डेटाबेस है। इनिशियल स्पेसिफिकेशन में देखें आप रिफाइन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर फाइनल स्पेसिफिकेशन बनाएंगे, यानी कि अब आपको कोड से शुरू किया, डिजाइन में गए और आपने मेन आपका क्या बना दिया, स्पेसिफिकेशन। अब उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप दोबारा अपने चीजों को दोबारा बनाएंगे। तो कोड रिस्ट्रक्चरिंग की जहां तक बात है, सोर्स कोड को आप एनालाइज करें, कोई रिस्ट्रक्चरिंग टूल यूज कर सकते हैं, जितने भी डिजाइन कोड जो पुअरली डिजाइन हुए हैं उनको रिडिजाइन करना है आपको, और जो भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट का वायलेशन हुआ है उसको देखना है और फिर उसको रिस्ट्रक्चर करना है। ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और उसके बाद जो रिजल्टेंट आपने रिस्ट्रक्चर तो कर दिया कोड को, जो रिजल्टेंट रिस्ट्रक्चर कोड है उसको रिव्यू करिए और ये टेस्ट करिए ये जानने के लिए कि कोई अनोमली तो नहीं आ गई, ठीक करने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, और फिर आप इंटरनल कोड का डॉक्यूमेंटेशन उसको अपडेट करिए, ये बहुत जरूरी है। अब डेटा रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, जैसे कोड रिस्ट्रक्चरिंग देखी हमने, जो एक बड़े लो लेवल पे होती है। डेटा स्ट्रक्चरिंग एक फुल स्केल री इंजीनियरिंग एक्टिविटी। बहुत सारे केसेस में जो डेटा रिस्ट्रक्चरिंग है वो रिवर्स इंजीनियरिंग से शुरू होती है। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर जब आगे तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, फिर री इंजीनियरिंग करते हैं। तो जो आपका करंट डेटा आर्किटेक्चर है उसको डायसेक्ट करना है, और डेटा मॉडल को आप आइडेंटिफाई करिए, डेटा ऑब्जेक्ट्स और जो एट्रीब्यूट्स है उनको आइडेंटिफाई करिए, जो अभी एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है उनको क्वालिटी के लिए रिव्यू करिए, जो भी डेटा स्ट्रक्चर वीक है जैसे फ्लैट फाइल्स या कोरिलेशन अप्रोच जो सिंप्लीफाई कर सकता है प्रोसेसिंग को, तो जो उन डेटा स्ट्रक्चर को जो वीक है उसको हटाइए, नए डेटा को रीइंजीनियर करिए। और क्योंकि डेटा आर्किटेक्चर इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होने वाला है प्रोग्राम आर्किटेक्चर पे, और जो एल्गोरिथम है जो पॉपुलेट करेंगे, जो चेंजेस हैं डाटा में वो आपके आर्किटेक्चर को और कोड लेवल चेंजेस को बहुत जबरदस्त तरीके से इफेक्ट करने वाले हैं। फिर अब आप आते हैं फॉरवर्ड इंजीनियरिंग पे। आपने क्या किया, आपने यहाँ से कोड किया और मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर दिया। अब डिप्लॉय होने के बाद आपको चेंजेस करने हैं इसमें, तो आप क्या करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग पे आप दोबारा कोड से शुरुआत करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे आ जाते हैं, रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं। अब आपको फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करनी है। ओके, तो जो कॉस्ट है मेंटेन करने का एक लाइन का सोर्स कोड का, ये हो सकता है 20 से 40 टाइम हो जो इनिशियल डेवलपमेंट किया गया उस लाइन का। तो रीडिजाइन करना है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को, जैसे प्रोग्राम और डेटा स्ट्रक्चर को, तो आप मॉडर्न डिजाइन कॉन्सेप्ट यूज करिए, वो जो आपके आगे के मेंटेनेंस को बहुत आसान करेंगे। और चूंकि एक प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर का ऑलरेडी आपके पास है, डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी ये आपकी ज्यादा होनी चाहिए उस एवरेज से। और यूजर अब आपको तो एक्सपीरियंस है और यूजर को भी एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर का, तो जो नया रिक्वायरमेंट है और जो डायरेक्शन है उसका चेंज का, वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो आसान करेगा। जो केस टूल्स है इंजीनियरिंग के वो ऑटोमेट करेंगे आपके जरूर कुछ पार्ट है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब यही है। और जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है जिसे हम डेटा प्रोग्राम और डेटा कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट प्रोग्राम और डेटा कह रहे हैं, वो जरूरत है कि वो कंप्लीट होने पर रहे, क्योंकि आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। तो जो इकोनॉमी है अगर इंजीनियरिंग की देखना चाहे तो उसके लिए हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालते हैं। उसको स्नीड साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, उसको बताया था कैसे आप करेंगे। तो 9 पैरामीटर उन्होंने बताया। देखिए P1 से P9 तक एल पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए क्योंकि आगे इसका फॉर्मूला आने वाला है। P1 है जो करंट एनुअल मेंटेनेंस जो अभी फिलहाल लग रहा है, जो कॉस्ट लग रहा है। P2 मतलब जो एनुअल ऑपरेशन कॉस्ट लग रहा है, ऑपरेशन कॉस्ट। P3 जो है करंट एनुअल बिजनेस वैल्यू कितनी है उस एप्लीकेशन की। P4 जितनी प्रेडिक्टेड एनुअल मेंटेनेंस अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं। P5 प्रेडिक्टेड एनुअल ऑपरेशन अगर आप इसके लिए इंजीनियरिंग करते हैं, एनुअल ऑपरेशन कॉस्ट क्या है। P6 है प्रेडिक्टेड एनुअल बिजनेस वैल्यू अगर आप इंजीनियर करते हैं तो। P7 का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग एस्टिमेटेड री इंजीनियरिंग कॉस्ट, री इंजीनियरिंग में कितना पैसा लगने वाला है। और P8 का मतलब है जितना टाइम लगेगा, एस्टिमेटेड री इंजीनियरिंग कैलेंडर टाइम जितना टाइम लगेगा। और जो रिस्क फैक्टर है P9, री इंजीनियरिंग का रिस्क फैक्टर क्या है। P9 में 1 जो है वो नॉमिनल है, L जो है एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है सिस्टम में। अब ये सारी चीज को स्नीड साहब ने लेके अलग अलग चीजें निकाली। एक तो उन्होंने कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस निकाला, कॉस्ट ऑफ री इंजीनियरिंग निकाला, और लास्ट में कॉस्ट बेनिफिट दिखा
कि वाकई इसको करने का फायदा है इंजीनियरिंग का, या आप दोबारा नया बना दीजिए, या इंजीनियरिंग करने में तो ज्यादा कॉस्ट रहता है। तो जो कॉस्ट एसोसिएटेड है मेंटेनेंस करने के लिए, जो कैंडिडेट एप्लीकेशन जिसकी री इंजीनियरिंग नहीं हुई है, उसे हम निकाल सकते हैं। सी मेंटेनेंस कितना लगेगा, P3 माइनस P1 प्लस P2 इंटू एल। जो कॉस्ट लगेगा री इंजीनियरिंग के लिए वो किस तरीके से लगेगा, सी री इंजीनियरिंग कॉस्ट फॉर री इंजीनियरिंग P6 माइनस P4 प्लस P5 इंटू एल माइनस P8 माइनस P7 इंटू P9। तो ये कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हो गया, ये कॉस्ट ऑफ री इंजीनियरिंग हो गया। अब इन दोनों कॉस्ट को लेकर अगर आप ओवरऑल बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट में सी इंजीनियरिंग माइनस सी मेंटेनेंस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। वाकई में आपको सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग करना है या फिर आपको दोबारा एक नया सॉफ्टवेयर बनाना है। तो ये बात हुई आपकी री इंजीनियरिंग की और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की। बहुत शुक्रिया।